तथाकथित बिहार के कर्णधार बन रहे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी लंबे समय से ये तर्क देते रहे हैं कि बिहार चूंकि एक लैंडलॉक स्टेट है, इसलिए यहां पर इसका औद्योगिकरण नहीं हुआ, बिहार में बड़ी संख्या में पलायन हुआ क्योंकि रोजगार के अवसर नहीं थे। तो बिहार की जो बैकबोन है, बिहार की जो रीढ़ की हड्डी है, वो इसकी एग्रेरियन इकोनॉमी है, वो इसका कृषि का क्षेत्र है, वो इसकी कृषि पर निर्भरता है। इस देश के और बिहार के भाग्य विधाता अन्नदाता किसानों ने अपनी पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करके समूचे भारतवर्ष और बिहार का पेट भरने का काम किया, मगर दंभी, अहंकारी और इस निष्ठुर सरकार ने उसकी पीठ पर लाठियां और पेट पर लात मारी। याद कीजिए, जब कृषि के क्रूर काले कानून लाए गए तो मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताती, और ये नीतीश सरकार ये बिहार के किसानों को हत्यारा बताती है। जब बिहार में अपराध बढ़ गए, गुंडा राज स्थापित हो गया, तो नीतीश जी ने फरमान जारी किया। उनके अधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हत्याएं इसलिए हो रही है कि किसानों के पास काम है। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती। अब समूचा देश और बिहार में यह अनुगूंज सुनाई दे रही है कि किसान विरोधी नीतीश और मोदी। हम सिलसिलेवार जो तथ्य आपके सम्मुख रखेंगे, उससे इस बात की पुष्टि होगी कि कैसे नीतीश और मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। अभी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले मोदी सरकार ने रबी फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा की। एक मोदी सरकार है जो किसानों को रोनने के लिए कृषि के क्रूर काले कानून लाती है, और एक नीतीश सरकार है जिसने बरसों से एपीएमसी एक्ट को ही खत्म कर रखा है। मंडियां है ही नहीं, किसान बाजार के भरोसे हैं, उसके फसलों के दाम तोड़ दिए जाते हैं और खन्ना सेठ मुनाफाखोरी करके माल कमाते हैं। अभी जब समर्थन मूल्य की घोषणा की, तब आप जानकर चौंक जाएंगे कि सभी राज्यों से सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, जो समर्थन मूल्य तय करता है, उसने सभी राज्यों से वो हर बार अपने समर्थन मूल्य तय करने के पहले राज्यों से अपनी लागत मांगता है कि आपकी फसलों की क्या लागत आपके यहाँ आ रही है, और वो भी खुद अपना मूल्यांकन करता है। क्योंकि सीएसीपी ये कह चुका है कि राज्यों की लागत और केंद्र सरकार जो लागत निकालती है उसमें अंतर होता है, तो राज्य भी अपनी लागत दें तो उसको एक मदद मिलती है ताकि समर्थन मूल्य किसानों को थोड़ा बढ़ चढ़ कर मिल सके। शर्मनाक बात यह है कि इस बार नीतीश सरकार ने एक भी फसल के लिए न तो लागत का मूल्यांकन किया, ना ही सुझाव दिया कि कितना समर्थन मूल्य चाहिए। इतने डर गई नीतीश सरकार, मोदी जी से इतनी डरी हुई है कि किसानों के खिलाफ खड़ी हो गई और मोदी सरकार के समर्थन में किसान विरोधी फैसले। मगर सीएसीपी ने बिहार का लागत मूल्य का मूल्यांकन किया। तो जो जुमलानाथन समिति की रिपोर्ट थी, मैं जुमलानाथन इसलिए कह रहा हूं कि स्वामीनाथन को तो सर्वोच्च अदालत में शपथ पत्र देकर मोदी सरकार ने नकारा। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किया 2585 रुपए, और सीएसीपी ने जब नीतीश सरकार ने नकार दिया कि हम नहीं देंगे, तो उन्होंने लागत का मूल्यांकन किया और ये बताया कि बिहार में गेहूं का समर्थन मूल्य उस लागत के मूल्यांकन के आधार पर 2841 रुपए, मतलब जो घोषित समर्थन मूल्य अभी किया है रबी फसलों का 26-27 से अधिक। चना का 5875 रुपए किया, उन्होंने बिहार के लिए मूल्यांकन किया कि ये 6291 रुपए होना चाहिए, मतलब बहुत अधिक, क्योंकि बिहार में लागत बहुत अधिक है। मसूर का 7000 रुपए किया और सरसों का 6200 रुपए, तो सरसों में 7035 रुपए लागत आ रही है। ये बिहार के लिए लागत है। अब बड़ी बात यह है कि
बिहार सरकार ने तो नहीं दिया, लेकिन साहस दिखाया मोदी जी के खिलाफ खड़े होने में। गुजरात, महाराष्ट्र जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी सरकार के खिलाफ खड़ी और उन्होंने बताया कि जो गेहूं का समर्थन मूल्य, जो जुमला नाथन समिति है, मोदी जी की जुमला नाथन समिति ने 2585 रुपए घोषित किया है, वो गुजरात में लागत इतनी है कि 4200 रुपए कम से कम कीजिए। मोदी जी ने मानी नहीं, न गुजरात की मानी, न महाराष्ट्र की 4525 रुपए मानी। लेकिन ये डरपोक बिहार का नेतृत्व, इसने तो सुझाव ही नहीं दिया। उसके बाद चने का था, तो चने में इसी तरह महाराष्ट्र ने 7,372 रुपए मांगा, गुजरात ने 7,400 रुपए मांगा और समर्थन मूल्य घोषित किया है सिर्फ 5875 रुपए मोदी सरकार ने। इसी प्रकार सरसों का गुजरात ने 7,600 रुपए मांगा, असम ने 6,545 रुपए मांगा, क्योंकि उनके यहां लागत अधिक है। मगर बिहार सरकार ये साहस नहीं जुटा पाई कि वो मोदी जी से कह सके आंख में आंख मिलाकर कि हमारे किसानों को नुकसान हो रहा है, आप बड़ा कर दीजिए। अब एक ढिंडोरा पीटा जाता है समर्थन मूल्य पे कि समर्थन मूल्य घोषित कर रहे हैं 22 फसलों के, और दर्शाया जाता है चार्ट बनाकर कि 200% किसानों को फायदा हो रहा है। उसका सच ये है कि बमुश्किल कुल उत्पादन का 6% समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है सरकारों द्वारा। खरीदी भी इसलिए की जाती है कि हम ऋणी हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के, जिन्होंने एक प्रावधान कर दिया, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी उसमें 86 करोड़ लोगों के भोजन का अधिकार कानून ला दिया। इसलिए किसानों से थोड़ी अधिक मात्रा में खरीदी की जाती है। तो उसका सच यह है कि गेहूं का उत्पादन 23-24 के जो फाइनल आंकड़े आए हैं उसमें मात्र 23% गेहूं खरीदा गया, जो 0%, चना 0.37%, मसूर 14%, सरसों 9%, कुसुम 0%। और बिहार का क्या हाल है यह भी हमको जानना चाहिए। बिहार ने जो पिछले 3 साल के आंकड़े हैं उसमें गेहूं खरीदा मात्र 0.0 लाख टन, 23-24 में खरीदा 0.01 लाख टन और 24-25 में खरीदा 0.10 लाख टन, और धान 28, 20 और 26 लाख टन। उत्पादित कितना होता है? तो उत्पादित होता है गेहूं 75 लाख टन और चावल होता है धान अर्थात 95 लाख टन, मक्का होता है 58 लाख टन। अब हो क्या रहा है, यह आरोप खुद सीएसीपी ने भी लगाया, जो इस समर्थन मूल्य की को तय करता है। उसने कहा है कि ये जो अनाजों की खरीदी हो रही है, किसानों के दाम 2 तरह से तोड़े जा रहे हैं। एक जो केंद्र सरकार खरीदती है उसको जब फसलें आने वाली होती तो सस्ते दामों पर बाजार में उतार देती, ताकि किसानों की फसलों के दाम टूट जाए और मुट्ठी भर धन्ना सेठ जो इस धंधे में लगे उनको मुनाफा हो जाए। दूसरी मोडस ऑपरेंडी, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि सस्ती दरों पर इंपोर्ट कर लीजिए। आप ये आंकड़े जानकर चौंक जाएंगे कि दाल जिसका पर्याप्त मात्रा में भारत में उत्पादन होता है, 25.2 मिलियन टन का उत्पादन हुआ। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो दाल जो, एक मिनट इसको ठीक कर लेते फिर बोलेंगे, अब यहां कोई तकनीकी रूप से ठीक करने वाला है। तो जो 25 मिलियन टन दाल का उत्पादन हुआ, वो 7 मिलियन टन इंपोर्ट कर ली। 47,000 करोड़ रुपए की सस्ती दाल का इंपोर्ट कर लिया। दाल के दाम टूट गए। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था, मुझे याद है, जब नए नए प्रधानमंत्री बने थे तो कहा, किसान भाइयों, ऑयल सीड्स का उत्पादन इतना कर लेना कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं। एक आत्मनिर्भर मिशन चलाया। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि बहुत अच्छा ऑयल सीड्स का उत्पादन किसानों ने किया, मगर 1,47,000 करोड़ रुपए का तेल इंपोर्ट हो रहा है। और कौन बड़े व्यापारी हैं जो इस तेल और दाल के खेल में लगे हैं? पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से किसने समझौता किया? तेल के खेल में कौन कूदे? 2 ही लोग हैं इस देश में जो किसानों की पीठ पर वार कर रहे हैं।
अब आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक ढिंडोरा पीटा गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना है। खरीफ 2016 में इसकी घोषणा की थी प्रधानमंत्री ने। आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, निजी कंपनियों ने 64,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। तो ये प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बनकर रह गई है। ढिंडोरा पीटा जाता है बड़ा बड़ा, आपने देखा होगा चैनलों पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि कृषि का बजट इतना बढ़ा दिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने कहा है कि बीते 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपया सरेंडर कर दिया, खर्च ही नहीं किया। एक और ढिंडोरा पीटा गया कि हम एक ऐसी स्कीम ला रहे हैं, पीएम कुसुम योजना, जिससे जो डीजल के कृषि पंप हैं, जो बिजली की परेशानी किसानों को होती है, तो हम इनपुट कॉस्ट कम कर देंगे और किसानों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो जो पीएम कुसुम योजना है, किसानों के साथ क्या कुठाराघात किया है, बिहार के खासकर। इस पीएम कुसुम योजना में जो 2019 में प्रारंभ की गई थी, आज 25 है, इसके 3 कंपोनेंट थे। उन्होंने कहा 10,000 मेगावाट हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, हम 14 लाख ऑफ ग्रिड सोलर पंप रखेंगे और 35 लाख मौजूदा जो ग्रिड कनेक्टिविटी के कृषि पंप है उसको हम सोलर वाले कन्वर्ट कर देंगे। 34,000 करोड़ रुपए का ये इसमें बजट का प्रोविजन रखा। बिहार के लोगों ध्यान से सुनिए, बिहार के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है। बिहार को इन तीनों कंपोनेंट में 2019 से लेकर आज तक 0। बाकी के प्रांतों को पैसा दिया, बाकी के पंप सोलराइज किए, लेकिन बिहार को 0। बिहार की पीठ पर इतना बड़ा वार क्यों किया प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी? आप सत्ता के स्वार्थ में इतने डूबे रहे कि आपने स्वर तक मुखर नहीं किए मोदी जी से। और यह योजना लाई गई थी कि हम किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे। दर्द 100 गुना दिया लेकिन आमदनी 2 गुना नहीं हुई। उसी प्रकार अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए कि 1 लाख करोड़ रुपए 2020 में ये स्कीम को लॉन्च किया इन्होंने कि हम 1 लाख करोड़ रुपए रख रहे हैं और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में हम बड़े बड़े गोदाम बनाएंगे ताकि अनाज को स्टोर कर सकें, पेरिशेबल आइटम के लिए कोल्ड स्टोरेजेस होंगे और किसान के जो कृषि के उत्पाद के लिए अधोसंरचना होती है उसका विकास करेंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं, जब बिहार की पावन भूमि आए तो बिहार के किसानों को जवाब दीजिएगा। कितना पैसा दिया आपने गुजरात को? गुजरात को 7,000 करोड़ रुपए और बिहार को मात्र 915 करोड़ रुपए। बिहार को अंतिम पायदान के प्रांतों में समझते हैं आप। मतलब वोट चाहिए तो बिहार, और कहीं दगा देना है तो वो बिहार के किसानों को। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। साथियों, आत्महत्या का दंश किसानों को दिया है। हमने ये इसमें बताने की कोशिश की है कि कैसे 2022 तक के जो आंकड़े एनसीआरबी के उपलब्ध हैं, 1 लाख किसानों ने देश भर में आत्महत्या की है। मोदी सरकार ने, कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। और याद कीजिएगा, नीतीश कुमार जी ने एक शब्द इसके लिए आज तक नहीं बोला। 2014 में आए, सबसे पहला निर्णय क्या लिया? सबसे पहला निर्णय यह लिया कि जो किसानों को 150 रुपए राज्य सरकारें बोनस दिया करती थी धान और चावल पर, वो बंद करा दिया आदेश देकर। मई में आए और जून में ऑर्डर जारी कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि C2+50 नहीं देंगे क्योंकि बाजार डिस्टॉर्ट हो जाएगा। बाजार कौन? व्यापारी, धन्ना सेठ दोस्त। उसके बाद क्या किया? उसके बाद एक के बाद एक कृषि के क्रूर काले कानून लाए गए। उसके पहले 3 अध्यादेश लेकर आए जमीन को छीनने के किसानों की, आपने देखा होगा, जिसका खामियाजा आज बिहार के वो किसान भुगत रहे हैं जो अडानी जी को के लिए जमीन जो इन लोगों ने कब्जा ली उनसे। उसके पश्चात काले क्रूर कानून लाए गए कृषि के लिए, जिसमें मंडियों को खत्म करने का एक नियोजित षड्यंत्र था जो नीतीश जी कर चुके हैं पहले ही बिहार में।
इसलिए बिहार में किसानों को फसलों के दाम नहीं मिलते हैं। मक्का के किसान दर दर की ठोकरें बिहार में खा रहे हैं, केले के, लीची के, हॉर्टिकल्चर क्रॉप का भी यही है, क्योंकि मंडियां ही नहीं है, खरीदेगा कौन? तो वो दर बदर की ठोकरें खाते हैं। और पिछले साल तो 7,000 टाइम्स अधिक मक्का का इंपोर्ट किया ताकि दाम टूट जाए। तो बिहार के किसानों को दाम नहीं मिलते और दमन दोनों सरकारें करती है। दूसरा, हमारे ये प्रमुख तथ्यात्मक सवाल केंद्र और बिहार की सरकार के थे। इन तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि बुनियादी रूप से बिहार के किसानों के खिलाफ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं।